नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताएं कमेंट करके मुझे, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे अपने घर। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, एक बार जरूर बताएं मुझे। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री श्याम सभी को। और करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। जय महाकाल। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रखा था जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वही टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी को स्टार्ट करते हैं आगे से। ठीक है, तो लिखिएगा क्या टॉपिक था। चैप्टर हमारा जो चल रहा था, सभी लोग फिर से लिखेंगे चैप्टर का नाम। और उसका आज हम दूसरा क्लास पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर का। तो लिखे बेटा, चैप्टर हमारा होगा क्या? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या होगा बेटा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज फिर से। और आज इसकी दूसरी क्लास है बेटा। आज इसकी क्या है? हमारी दूसरी क्लास, बल और गति के नियम। ठीक है। तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है, आप लोग जरूर देखेंगे बेटा इसको। और आज हम दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। 02 क्लास मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो कैसे हैं आप सभी? हमारे भैया कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं आपके भैया भी। अब बेटा थोड़ा सा फायदा है, नीरज गोस्वामी जी। ठीक है। और आप सभी कैसे हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। हाल चाल बढ़िया तो हो ना? हाल चाल कैसे हैं आप लोगों के? ठीक है। गुड मॉर्निंग सबनम जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बताओ कैसे हो आप लोग सभी? बढ़िया हो ना? करें स्टार्ट। कॉपी बना ली है? अच्छा, कॉपी बना ली है, बहुत अच्छा बात है बेटा। विजय जी नमस्कार। जय भीम सनी जी। चलिए शालिनी, गुड मॉर्निंग। सनी कुमार, जय भीम। चलिए करें स्टार्ट आज की क्लास को। गुड मॉर्निंग शालिनी जी, सुदेशा। बताओ, करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरोसी जी, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग अच्छे हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों के कमेंट बहुत तेज चल रहे हैं, मेरी तो आंखों में भी दर्द हो गया देखते देखते। ठीक है, चलो बेटा अब करते हैं स्टार्ट। सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम। ठीक है। कल हम लोगों ने, अब मुझे बहुत सारी बातें कर ली तुमने, जय श्री राम जय श्री श्याम। इतना तो भजन भी नहीं करता हूँ मैं, जितना इतना बार यहाँ सुबह नाम पढ़ लेता हूँ। अब मुझे बताओ एक बार कमेंट करके कि लास्ट क्लास में कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। कमेंट करके बताओ मुझे कि लास्ट क्लास में कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, बताओ बेटा कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर। टॉपिक का नाम बताइए मुझे। राम राम, जय श्री श्याम, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, चलिए बताइएगा। टॉपिक का नाम बताइएगा, कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो भैया हम लोगों ने, जितना मुझे पता है, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था फोर्स, और उसके दो टाइप पढ़े थे। यानी कि एक पढ़ा था आपका बैलेंस फोर्स, सॉरी, एक कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था, और एक आपका पढ़ा था विवेक सिंह जी क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स पढ़े थे। अब सुनो बेटा, ठीक है, यहां पर मैं आपको दो टाइप और पढ़ाना चाहता हूं। लिखो अनदर टाइप ऑफ फोर्सेस। बेटा हेडिंग डालो, सभी लोग हेडिंग डालो, मेरे साथ साथ लिखना है आपको नोट्स। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ फोर्सेस, बल के दूसरे प्रकार। यानी दो प्रकार और होते हैं बल के, वो भी हम पढ़ेंगे। लिखो बल के दूसरे प्रकार, बल के दूसरे प्रकार। ठीक है, जल्दी से लिखो बेटा, बल के दूसरे प्रकार आज हम पढ़ेंगे। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, बल के दूसरे प्रकार। क्या क्या होते हैं बेटा? एक होता है हमारा सबसे पहला बैलेंस्ड फोर्स। एक हमारा आएगा बेटा बैलेंस्ड फोर्स, जिसे हम कहेंगे संतुलित बल। जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? संतुलित बल कहेंगे। और दूसरा जो हमारा आएगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा जो हमारा आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, यानी कि असंतुलित बल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, बैलेंस फोर्स कहेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के नाम से जानेंगे। तो इन दो को आज हम पढ़ेंगे बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे। ठीक है, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, मैथ की क्लास है तो क्या करें, दोनों क्लास लाइव मिले बेटा। अभी थोड़ी 11:45 हो रहे हैं, 11:45 बजने दो पहले, तब जाके उसकी बात करेंगे। और 10 मिनट की बात है, कौन सा मैं उसको 10 मिनट में आपको बहुत सारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कोई सी एक क्लास कर लेना, 45 मिनट तो पढ़ो पहले। 11:45 तक तो पढ़ो बेटा, तभी तो लाइव मिलेंगे सर आपको। हो सकता है 11:50 पर स्टार्ट हो जाए क्लास, तो 10 मिनट ही तो फालतू पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो 12 बजे तक ही तो है हमारी क्लास, कौन सा हम आपको 1 बजे तक पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलो बेटा, बैलेंस फोर्स और
और क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। अब देखिएगा जरा, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है बच्चे, इसको मैंने 20 न्यूटन फोर्स से इधर खींचा। ध्यान देना सभी लोग, मान लीजिए इस वस्तु को मैंने 20 न्यूटन बल से इधर खींचा और 20 न्यूटन से ही मैंने इधर खींचा, यानी कि हर दिशा में अगर मैं इसके ऊपर 20 न्यूटन मान लो इसके ऊपर बल लग रहा है, हर दिशा में इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, 20 न्यूटन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट बेटा मूव करेगा? क्या ये वस्तु गति करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, गति करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा चारों फोर्स जो लग रहे हैं ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल, यानी काट देंगे। सीधी सी बात है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अभी चलिए बेटा विजनेश जी, बस 5 मिनट स्टार्ट हुए, यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये वस्तु जो है हमारी ये क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी, यानी ये हिलेगी। क्या ये चलेगी बेटा? नहीं चलेगी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। मान लो एक कोई चेयर है, उसको उधर से भी कोई खींच रहा है, उधर से भी मैं खींच रहा हूं, अगर हम बराबर खींचे इसको, यानी वो भी इतना ही लगाए मैं भी इतना ही लगाऊं, तो क्या ये चेयर चलेगी बेटा? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गई है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। क्या हो गई है बेटा? संतुलित। तो इसका मतलब आपसे 3 सवाल बेटा यहां से पूछे जाते हैं। क्या? पहला, अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना आता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स के अंदर होता है तो बैलेंस फोर्स में कुल बल कितना लगता है बताओ? तो कुल बल कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि इधर वाला इधर को काट देगा, ऊपर वाला नीचे को, तो नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो कुल बल कितना आएगा बेटा? 0 आएगा बाबू। कितना आएगा? 0। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं दूसरी बात कि नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा, कौन बताएगा? अब इस बात को कौन बताएगा, नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा, यानी कि कुल त्वरण कितना आएगा बताओ? कुल त्वरण कितना आएगा? तो ये भी आपका आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा बेटा? 0। पता है क्यों बाबू? क्योंकि एक बात बताओ यार, एसिलेशन तो तब होता था ना त्वरण, जब वेग में परिवर्तन होता है। एक बात बताओ, एसिलेशन तो तब होता है जब चेंज होता है किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, वेग में परिवर्तन होता है। लेकिन ये तो भैया चल ही नहीं रहा, ये तो वही है, इधर से भी कोई बराबर खींच रहा है, इधर से भी कोई बराबर खींच रहा है, तो ये चल थोड़ी रहा है, यानी कि इसका वेग बदला क्या? क्या इसका वेलोसिटी चेंज हुआ? नहीं हुआ। यानी कि बेटा एसिलेशन भी नहीं होगा जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। त्वरण तो तब होता था बच्चा, त्वरण तब होता था जब वेग में परिवर्तन होता था, लेकिन वेग में परिवर्तन कोनो नहीं हुआ है अभी, बिल्कुल 0। तो वेग जो है, जो त्वरण है वो भी क्या आएगा? 0। क्लियर है बेटा? अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा ये किस में हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? क्या ये चल रहा है बेटा? ये रेस्ट में है, यानी कि विराम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा? ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो जाएगा। क्लियर? तो 3 चीज याद रखना, जब भी बैलेंस फोर्स लगते हैं यानी संतुलित बल लगते हैं तो वस्तु कैसी हो जाती है? बैलेंस। दूसरी चीज, कुल बल कितना लगेगा? 0। कुल त्वरण क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब वो चल ही नहीं रही है तो बेटा त्वरण कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा तो त्वरण क्या आ जाएगा आपका? 0। क्लियर? अच्छा, अगली बात, अगर ऑब्जेक्ट अनबैलेंस हो जाए, मान लो यही ऑब्जेक्ट था, इसको मैं 10 न्यूटन 20 न्यूटन से तो इधर खींच दूं और इसको मैं 10 न्यूटन से इधर खींच रहा हूं, तो बेटा ये किधर चलने लगेगा? अब ये उधर चलेगा जिधर से 20 लगाया है, यानी जो ज्यादा बल लगा रहा है उसकी तरफ ये चलेगा। सीमांचल कह रही है समझ नहीं पाया सर। बेटा क्यों नहीं समझ पाए? मैंने कहा कि अगर चारों तरफ से बराबर बल लगा तो इसी को कहते हैं बैलेंस फोर्स, क्योंकि इसने वस्तु को क्या कर दिया? संतुलित। आप भी इधर से खींचो, मैं भी इधर से खींचूंगा, तो ये चलेगा थोड़ी। ठीक है, ये चलेगा थोड़ा ही बेटा। क्यों? क्योंकि बराबर बराबर खींच रहे हैं, तो इसका मतलब वस्तु पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? 0। ठीक है, कुल बल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। हाँ, मेरे को बाबू वाली फीलिंग आती है सर, मैं हूं आपका बाबू, मेरे को बाबू वाली फीलिंग आती है। ठीक है अंकित जी, अंकित मेरा बाबू है। ठीक है, याद रखेंगे। तो नेट फोर्स, नेट एसिलेशन क्या आएगा बता? देखो एक बात बताओ, एसिलेशन का मतलब होता था चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन। तो बेटा वेग में परिवर्तन थोड़ी ही हुआ है, वो हिला ही नहीं है अपनी जगह से, वो गया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा? एसिलेशन जो होगा 0, क्योंकि एसिलेशन तभी होता है जब वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज, वेग में क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो नेट एसिलेशन क्या आएगा? 0, और ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में, विराम में। अब तो समझ में आ गया सीमांचल? ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए बेटा? बिल्कुल बिल्कुल अंकित शर्मा जी, बिल्कुल। ठीक है, चलो
अब सुनो ध्यान से, अब देखो बेटा, अब मैं इसको 10 से तो इधर खींच रहा हूं और 20 से इधर खींच रहा हूं, तो एक बात बताओ ये किधर चलने लगेगा बेटा? जिधर से 20 लगाया है उधर की साइड चलने लगेगा। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट चलने लगा, यानी ये क्या हो गया है बेटा? ये अनबैलेंस हो गया है। यानी पहले तो ये रखा हुआ था, पहले तो ये रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही 10 इधर से लगाया, 20 इधर से लगाया, तो इसमें गति होने लगी, यानी इसका वेग परिवर्तन हो गया, वेलोसिटी जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है सर, त्वरण कैसे जीरो हुआ? बेटा नेट एसिलेशन जीरो होगा पगलो। कब तक तुमको समझाऊं? अच्छा, एसिलेशन का मतलब क्या होता था? एसिलेशन का मतलब होता था चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। तो एक बात बता, यहां वेग में परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ ना वेग में परिवर्तन, वो रखा है ऐसे ही, 20 से उधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, तो क्या जा रहा है वो? क्या वो जा रहा है कहीं? क्या वेग में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो मतलब त्वरण तो क्या खाक होगा? जीरो होगा। जब त्वरण तब होता है जब वेग में परिवर्तन होता है। बात समझ पाए? बात समझ पाए? कोई ये कहे कि सर अब कैसे समझाऊं इस एग्जाम्पल को, बस इतना ही समझा सकता हूं बेटा, ठीक है, अब नहीं आया तो अब मैं कैसे समझाऊं बताओ? मैंने तो कई बार समझा लिया। अब देखो बेटा, अगर 20 से इधर खींच रहे हो, 10 से इधर खींच रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट 20 की साइड चलना लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? असंतुलित हो जाएगा। याद रखेंगे, संतुलित हो जाएगा, यानी ये चलने लगेगा। और किधर चलेगा बेटा बताना? ये किधर चलेगा? 20 की साइड में चलेगा ना, जिधर ज्यादा लगा रहे हो। इसका मतलब नेट फोर्स क्या जीरो आएगा? नहीं। कुल बल कितना आएगा? नेट फोर्स जो होगा, कुल बल, वो जीरो नहीं आएगा। कितना आएगा बेटा कुल बल इस कंडीशन में? 20 में से 10 घटा दो, 20 में से 10 घटा दो, तो नेट फोर्स जो होगा वो कुल बल कितना आ जाएगा बेटा? आपका जीरो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं सबनम जी, बिल्कुल। अब चलो दूसरा पॉइंट बेटा, तो नेट एसिलेशन भी क्या होगा? जीरो आएगा क्या? बताओ, क्या नेट एसिलेशन जीरो आएगा? कुल त्वरण, बताओ बेटा, कुल त्वरण, क्या कुल त्वरण जीरो होगा? नहीं, ये भी जीरो नहीं होगा। क्यों बेटा? अब तुम कहोगे सर ये जीरो क्यों नहीं है? वॉइस आ तो रहा है? अब आ तो रहा है बेटा आवाज मेरी? ठीक है, सुनो ध्यान से। कुल त्वरण क्या जीरो होगा? नहीं, क्योंकि अब वो चलने लग गया, और जब चलने लग गया इसका मतलब उसका क्या चेंज हो गया? वेलोसिटी। जब वो चलने लग गया इसका मतलब क्या चेंज हो गया बेटा? वेलोसिटी, यानी वेग बदल गया। जब वो चल, जैसे अभी तक तो रखा था, अब वो चलने लग गया, तो क्या चेंज हो गया बेटा? उसका वेलोसिटी, वेग बदल गया। और वेग बदल गया इसका मतलब एसिलेशन हो गया, यानी एसिलेशन जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो नेट एसिलेशन जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है बेटा। अगला तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट, वो किस में हो जाएगा बेटा? चलने लग गया है तो इसका मतलब वो किस में हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा, यानी वो गति में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा? वो मोशन में हो जाएगा, गति में हो जाएगा। आवाज आ रही है बेटा? बाबू आवाज आ रही है सबको? अंकित बाबू कहाँ गया मेरा? आवाज आ रही है ना सभी को? जल्दी से बताओ। हाँ, ठीक है बेटा। तो यानी कि तीनों पॉइंट जो हमने इधर लिखे थे वो तीनों पॉइंट इधर क्या हो गए? अपोजिट हो गए। यानी इधर देखो नेट फोर्स जीरो, इधर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इधर नेट एसिलेशन जीरो, इधर नेट एसिलेशन जीरो नहीं है। फिर मैंने बोला रेस्ट में है, और ये किस में है बेटा? आपका मोशन में है। किस किस को बेटा समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया आपको सभी को? हाँ बिल्कुल, मनीषा कौर जी बिल्कुल बेटा, आपका कमेंट भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप लोग ना कोई पर्सनल अगर डाउट हो तो मुझे पूछ लिया करो फोन नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे बेटा कमेंट चलते हैं ना, तो मैं देख नहीं पाता हूँ किसी का भी। जिसका दिख जाता है उसको रिप्लाई तुरंत कर देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स ही ना लगे तो फिर तो बेटा कोई है ही नहीं, वो तो फोर्स ही नहीं है। फिर मैं तो फोर्स के टाइप पढ़ा रहा हूँ ना, फोर्स ही नहीं लगेगा तो फोर्स को क्यों पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको? तो क्या है बेटा, फोर्स के दो टाइप हमने पढ़ लिए, बैलेंस फोर्स और क्या पढ़ लिए? अनबैलेंस। सबको समझ में आया? एक बार यस सर लिखो, जिसको समझ में आ गया वो यस सर लिखे बेटा। ठीक है, अब चलें आगे।
हाँ, अब चलें आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब इससे आगे चलते हैं, तो लिखो बेटा, अगला हेडिंग हम डालते हैं, लिखो। अगला टॉपिक जो हमारा आता है, सभी लोग लिखेंगे इनर्सिया। अगला हमारा जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या है बेटा? इनर्सिया, उसे हम कहते हैं जड़त्व। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इससे 2-3 सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी मैं इसको दिल बना देता हूं, दिल। ठीक है, लिखो बेटा, टॉपिक का नाम क्या है? इनर्सिया, जड़त्व। चलें आगे बेटा, सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। रूपम जी चलिए बताइए, सबका कमेंट दिख रहा है मुझे। पिछली क्लासेस में ऑलरेडी नंबर आपको दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सुनो बेटा, इनर्सिया क्या होता है। देखो बेटा, ये ना आप सबके अंदर एक छिपा हुआ गुण है, लेकिन मम्मी पापा ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूं। हर किसी व्यक्ति के अंदर, हर किसी स्टूडेंट के अंदर, यानी मैं तो कहता हूं हर जितनी भी लिविंग चीजें हैं और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, जितनी भी सजीव चीजें हैं और जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, सबका एक छिपा हुआ गुण होता है, उसे क्या कहते हैं? इनर्सिया। इनर्सिया क्या है? देखो, इनर्सिया ये कहता है कि ये एक ऐसा गुण है, ठीक है, आपके लिए है, आपके लिए है, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से, कि इनर्सिया ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाएगा, यानी किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाएगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पर बल लगाया गया है, वो उसका अपोज करता है। क्या करता है बेटा? वो उसका विरोध करता है। तो याद रखना, इनर्सिया ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने बल लगाया, वो उस चीज का अपोज करता है, विरोध करता है। और इसी गुण को इनर्सिया, जड़त्व कहते हैं। जैसे आप लोग बस में बैठे हुए होंगे और बस जब चल रही है, आप बैठे हुए, आपके साइड में आपके वो बैठे हैं, आपके वो का मतलब गलत मत समझ लेना, आपके वो का मतलब आपके पापा बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हो, आपके साइड में आपके पापा बैठे हुए हैं, और बस चल रही है, लगातार चल रही है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे ही बस रुकती है, एकदम आप आगे जाते हो, जैसे ही आप बस रुकती है, एकदम आगे जाते हो ना, माथा लगता है सीट में जाके, और खड़े हुए हो तो बस के ड्राइवर जो है वहां तक भगे हुए जाते हो। क्यों? क्योंकि बस वाले ने ब्रेक लगाया, लेकिन तुम किस में थे? स्टार्टिंग में जब तुम बैठे हुए थे या खड़े हुए थे बस के अंदर, तो आप किस में थे? मोशन। मोशन का मतलब गति। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाता है तो आप कहां जाते हो? आगे जाते हो। क्यों? क्योंकि उसने रोकने की कोशिश की, बल लगाकर, फोर्स लगाकर, आपने आगे बढ़ने की कोशिश की। धन्यवाद रूपम मिश्रा जी। आपने, उसने रोकने की कोशिश की, आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, मतलब आपने क्या किया बेटा? अपोज। आपने क्या किया है? विरोध किया है। तो इसी अपोज को, इसी विरोध को क्या कहते हैं बेटा? इनर्सिया कहते हैं। देखा ना ये एग्जांपल आप लोगों ने? जैसे मान लो आप एकदम बस खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है, अभी आप बैठे हुए हो और अभी गाड़ी भी एकदम चल नहीं रही है, ठीक है। अब एकदम से जैसे ही गाड़ी आगे चलती है, आप पीछे जाते हो। जैसे ही गाड़ी आगे चलती है, आप पीछे जाते हो। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में थे, विराम की अवस्था में। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही चलाया, बल लगाया आपको चलाने के लिए, तो आप लोग पीछे गए। क्यों? क्योंकि आप लोग रेस्ट में ही रहना चाहते हो। मेरी बात आप लोग समझ पाए बेटा? ठीक है, फोन नंबर आपको लास्ट में मिलेगा, शिवा सिंह, क्लास के लास्ट में बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि हाँ सर, सडनली कहाँ गायब हो गए? क्या कह रहे हो बेटा? समझ नहीं पाया विशाल में। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग। यानी ये कहता है इनर्सिया कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वो उसका क्या करेगी? अपोज करेगी, विरोध करेगी। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। जैसे बस में तुम बैठे हुए थे, बस अभी चली नहीं है, जैसे ही ड्राइवर ने बस चलाई तो आप पीछे गए, क्योंकि बस पहले रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहना चाहोगे। अगर कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, और कोई विराम में है, रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ये कहता है इनर्सिया। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। तो लिखो बेटा, लिखो सभी बच्चे इसकी डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। लिखो बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट विच oppose the which oppose the force applied, which oppose the force applied on it, which oppose the force applied on it to change the state, to change the state of object, to change the state of
ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे सभी बच्चे इस बात को, लिखिएगा बेटा हिंदी में, यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण है, यह प्रत्येक वस्तु का वह गुण है, प्रत्येक वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जो जो उसकी अवस्था को, जो उसकी अवस्था को बदलने के लिए, बदलने के, हाँ, बदलने के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है, लगाए गए बल का विरोध करता है। ठीक है, लगाए गए बल का क्या करता है, विरोध करता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, हाँ, गाड़ी आगे बढ़ेगी, ब्रेक लगाएंगे तो मोशन। ठीक है बेटा, याद रखेंगे बिल्कुल। गुड मॉर्निंग नीरज जी, याद रखेंगे सभी बच्चे। सर बस में कैसे मोशन में रहते हैं, लीनियर मोशन होती है बेटा, वन डायमेंशन मोशन, अगर सीधी सड़क पर चल रहे हो तो। बिल्कुल बेटा अंकुश जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कवर हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास हमारी चलती है प्रियांशु जी मुखर्जी नगर, आज भी हमारी क्लास है ऑफलाइन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो, तो क्लियर है आप सभी को, यानी किसका अपोज करता है, लगने वाले बल का विरोध करता है। लेकिन अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन बच्चा इसका जवाब देगा। यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, कौन बच्चा देगा कि इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, बताओ बेटा। इनर्शिया जो है, इनर्शिया, बस धन्यवाद सूरज जी, बताइए इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी कब अपोज ज्यादा होगा, कब अपोज कम होगा। तो मैं आपको समझाता हूं, जैसे देखो, कोई मेरे में धक्का लगाए ऐसे, तो मैं तो गिर जाऊंगा। एक बात बताओ, मेरे में कोई धक्का लगाए तो मैं तो हल्का सा हूं, मेरा वजन जो है वो 65 किलोग्राम है, तो मेरे में कोई धक्का लगाए गिर जाऊंगा। और यहीं पर 65 किलो का आदमी ना होके कोई होता ऐसे एकदम 130 किलो का आदमी होता, 130 है, तो भाई उसमें धक्का लगाओगे, वो कहाँ गिरेगा यार, वो तो नहीं गिरेगा, वो तो ज्यादा अपोज करेगा, खड़ा रहेगा एकदम। तो यानी कि जिसका मास, द्रव्यमान जितना कम होगा उतना उसका इनर्शिया क्या होगा, कम। इनर्शिया का मतलब अपोज, स्पीड पे नहीं बेटा, उसके मास पे। जैसे ये चेयर है, अब इस चेयर का वजन कम है तो मैंने इसको ऐसे खींच लिया, इसको धक्का लगा दिया, लेकिन यही चेयर अगर भारी होती तो ये ज्यादा अपोज करती कि नहीं करती, यानी अगर इसको धक्का लगाता मैं तो क्या ये जाती, नहीं। यानी कोई मेरे को धक्का लगाए और एक सर खड़े हुए हैं जिनका मास है 100 केजी, 100 किलोग्राम, एक मैं हूं, और बराबर हम दोनों पर क्या लगाए, फोर्स, धक्का लगाए, तो मैं तो जल्दी गिर जाऊंगा, लेकिन जिनका वजन ज्यादा है, मास, द्रव्यमान, वो देर में गिरेंगे क्योंकि वो ज्यादा अपोज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा ये, याद रखेंगे सभी लोग। लिखो, इनर्शिया डिपेंड ऑन द, इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड करता है बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लिखो बेटा, जड़त्व किसी वस्तु के, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। याद रखेंगे, जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका इनर्शिया होगा, है, अपोज ज्यादा करेगा, विरोध ज्यादा करेगा। याद रखेंगे बेटा इस सब बात को। चलो, अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल तो आप लोग खुद जानते हैं। उदाहरण, किसके उदाहरण, इनर्शिया के कुछ उदाहरण, जड़त्व के कुछ उदाहरण। वैसे तो आप लोग बहुत जानते ही हो एग्जाम्पल, लेकिन बेटा ठीक है, हाँ, खली, WWE का खली खड़ा हुआ है, एक मैं खड़ा हूं, तो खली तो भैया नहीं गिरेगा क्योंकि वो तो ज्यादा अपोज करेगा, उसका मास ज्यादा है, और मैं तो गिर जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, डेंसिटी भी होगा, समनम बिल्कुल होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए कि भैया बस में, ठीक है, लेकिन आप लोग एक और उदाहरण याद रखना, फॉलिंग ऑफ, मैं जो लिख रहा हूं, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, पेड़ से पत्तियों फलों का गिर जाना। लिखो, पेड़, पेड़ जो होता है ना, पेड़ से पत्ती या फलों का गिर जाना, पत्ती या फलों का गिर जाना, पेड़ से पत्तियों या फलों का गिर जाना, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, इनर्शिया। जैसे जो ट्री होता है ना बेटा, पेड़ जो होता है, ट्री, अब पेड़ जो है वो अभी तक तो ऐसे खड़ा था, रेस्ट में, बिल्कुल विराम में खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही आंधी आई, तूफान आई, तो इसको ऐसे हिलाएगी,
इसको हिलाएगी। पेड़ जो है अभी विराम में है, रेस्ट में है, ठीक है। ठीक है, अब उसको ऐसे हिलाएगी, हवा चलेगी, तूफान चलेगा, उसको ऐसे हिलाएगी, लेकिन पेड़ तो यही चाहेगा ना कि मैं तो रेस्ट में ही रहूंगा, मैं तो विराम की अवस्था में ही रहूंगा, वो तो ऐसे ही चाहेगा। और रिजल्ट ये निकलता है, ये रेस्ट में रहना चाहेगा, विराम में, और हवा जो है इसको गति में करेगी। दोनों की लड़ाई में ये पत्ते और फल जो है पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका इनर्सिया। सौरभ चौधरी जी, मास और वेट के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है बेटा। चंचल जी, ठीक है, द्रव्यमान और भार सेम होते हैं क्या? बिल्कुल गलत है मेरे बच्चे चंचल। क्यों? क्योंकि जब मैं तुमको ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास का यूनिट होता है केजी। वेट निकाला जाता है डब्ल्यू बराबर एम गुणा जी। यानी जो तुम कहते हो ना 70 किलो 80 किलो, ये मास है। इसमें 9.8 से गुणा करो तब आपका वेट यानी भार निकल के आएगा। तो ये है भार। ठीक है, तो पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, कम से कम आधा घंटा मुझे यही पढ़ाना है, वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस है। कौन सा चैप्टर आएगा बेटा? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं दूसरा, एक और एग्जांपल याद रखना। डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट फ्रॉम कारपेट। चादर से धूल का बाहर निकलना। चादर से धूल का बाहर निकलना। चादर से धूल का बाहर निकलना, ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? आपका इनर्सिया। जैसे कोई चादर है, उसको एकदम से ऐसे फटका, ठीक है, चादर को एकदम से, जैसे अभी तो चादर रेस्ट में थी, उठाया आपने एकदम से, झटके से ऐसे मार दिया, तो उसमें जो धूल थी वो बाहर आ जाती है डस्ट जो है, या गद्दा है, गद्दा आपका, लकड़ी से उसको ऐसे पीटो तो उसमें से धूल बाहर आ जाती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? आपका इनर्सिया का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, याद रखेंगे बेटा। आप बीच में आए हो इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, मोहम्मद आलम जी, समझ नहीं आएगा, शुरू से देखो बेटा क्लास को। ठीक है, वेट बिल्कुल मून पे अलग होगा, याद रखेंगे सभी लोग। एक एप्पल जिंदगी बदल के रख देगा, बिल्कुल। धन्यवाद प्रियांशु जी। चलो सुदीप जी, चलिए चलें बेटा आगे। अब हम लिखो, बिल्कुल लॉज पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद लॉज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके 3 टाइप लिख लो। लिखो टाइप ऑफ इनर्सिया। टाइप ऑफ इनर्सिया, जड़त्व के प्रकार। क्या लिखेंगे? जड़त्व के प्रकार। टाइप ऑफ इनर्सिया, जड़त्व के प्रकार लिखिएगा। टाइप ऑफ इनर्सिया, जड़त्व के प्रकार। ठीक, कितने प्रकार होंगे टोटल? 3 टाइप होंगे बेटा। जड़त्व के कितने प्रकार होंगे टोटल? 3। पहला जो होगा वो होगा हमारा इनर्सिया ऑफ मोशन। दूसरा हमारा जो टाइप आएगा वो होगा हमारा इनर्सिया ऑफ रेस्ट। तीसरा जो हमारा टाइप आएगा वो हमारा होगा इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होगा? इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। लिखो, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और आगे लिखें सबसे पहला गति का जड़त्व। क्या लिखें? गति का जड़त्व। टाइप ऑफ इनर्सिया, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और तीसरा क्या आता है हमारा? दिशा का जड़त्व। ठीक है, अब वैसे तो ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए। गति के कितने प्रकार होते हैं? 3 बेटा। ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे सुशांत। ठीक है, चले, हाँ आगे चलें बेटा, जल्दी से बताओ। सुनो बेटा, इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया ऑफ मोशन का मतलब ये है गति का जड़त्व, यानी अगर कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। अगर मोशन में है तो मोशन, जैसे आप बस गति में थी तो जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाई आपका माथा सीट में लगा, यानी अगर आप गति में हो तो गति में ही रहना चाहते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनर्सिया ऑफ मोशन। अगर आप रेस्ट में हो, जैसे मैंने कहा बस में अगर बैठे हुए हो और जैसे ही बस वाला बस चलाता है आप पीछे जाते हो, ऐसे पीछे जाते हो, यानी कि अगर आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहना चाहोगे, इसे क्या कहते हैं आप? इनर्सिया ऑफ रेस्ट, यानी विराम में हो तो विराम में ही रहना चाहोगे। और तीसरा है बेटा हमारा इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक दिशा में जा रहे हो,
एक दिशा में अगर आप जा रहे हो तो उसी दिशा में आप लोग जाना चाहोगे। जैसे देखा है कभी बस ऐसे सामने चल रही है, ठीक है, देखो बेटा बस सामने चल रही है, ऐसे सामने बस चल रही है, और जैसे ही बस इधर मुड़ती है आप उसके जस्ट अपोजिट मुड़ते हो। बस ने इधर टर्न लिया राइट साइड में, आप लेफ्ट लेफ्ट साइड में ऐसे झुकोगे। बस लेफ्ट साइड में झुकेगी यानी इधर तरफ, आप राइट में ऐसे झुकोगे। यानी ये जो आप डायरेक्शन का अपोज कर रहे हो, यानी दिशा का आप क्या कर रहे हो, दिशा का आपने क्या किया है, अपोज किया है, विरोध। उसने बदली दिशा गाड़ी वाले ने, तो आपने उसका क्या किया, विरोध। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर कारपेट पे फोर्स लगेगा तभी डस्ट निकलेगा ना, हाँ बिल्कुल लगेगा बेटा, फोर्स ही तो लगा रहे हो तुम उसको, ऐसे झटके से एकदम मारा आप लोगों ने तो उसमें से धूल बाहर निकल गई, तो ये किसके कारण, इनर्शिया के कारण हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे धर्मवीर जी, बिल्कुल। याद रखेंगे बेटा। तो अगर आप डायरेक्शन बदलना चाहोगे, कोई भी चीज आपका, जैसे आप सामने जा रहे हो वो अपना ऐसे घूमेगा, आप ऐसे घूमोगे। देखा है ना खिड़की में ऐसे ऐसे झुक जाते हैं। मेट्रो इधर मुड़ेगी, मेट्रो मेट्रो देखिए आप लोगों ने, मेट्रो इधर मुड़ेगी आप लोग इधर मुड़ोगे। यानी आप डायरेक्शन का क्या करोगे, अपोज करोगे। ठीक है, याद रखेंगे, आप दिशा का विरोध करोगे, तो इसी को कहते हैं दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व, और ये क्या है आपका, विराम का जड़त्व है। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेटा इससे आगे। तो हमने अब तक इनर्शिया पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया बेटा हमने, इनर्शिया। अब चलते हैं, लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या आता है बेटा अगला हमारा टॉपिक, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। क्लियर, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम। याद रखना बेटा, इसी नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि विच लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है, तो सभी बच्चे याद रखना, न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है बेटा। न्यूटन के पहले नियम को ही क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं इस नियम को जड़त्व का नियम, क्योंकि बेटा जो बात मैंने आपको इनर्शिया के अंदर पढ़ाई, जो बात मैंने आपको इनर्शिया के अंदर पढ़ाई, वही बात न्यूटन ने अपने पहले नियम में कही है। मैंने आपको इनर्शिया के अंदर क्या पढ़ाया था, सुनो। इनर्शिया के अंदर मैंने आपको कहा था कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगी, मोशन में है। अगर कोई रेस्ट में है, विराम में, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, है ना। तो यही बात न्यूटन ने अपने पहले लॉ में कहा। हालांकि ये मत सोचना आप लोग कि इनर्शिया को न्यूटन ने दिया है, नहीं। इनर्शिया को जिस वैज्ञानिक ने दिया है उनका नाम है गैलीलियो गैली। क्या नाम है बेटा, इनर्शिया को जिस वैज्ञानिक ने दिया है उसका नाम गैलीलियो गैली है, जिन्होंने थर्मामीटर का भी आविष्कार किया, जिन्होंने बेटा क्या किया है आपका टेलीस्कोप, दूरबीन का भी आविष्कार किया है। इनको विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ही इनर्शिया के बारे में बताया। लेकिन बच्चा, आवाज आ रहा है ना सभी बच्चों को, लेकिन बच्चा ये न्यूटन का पहला नियम इनर्शिया से बिल्कुल मैच होता है। यानी जो बात इसके अंदर कही गई है वही बात न्यूटन के पहले नियम में भी कही गई है। क्या कही गई है मैं आपको बताता हूं, न्यूटन का पहले नियम में क्या बात कही गई है, तो सुनो बेटा। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार गति में हो जाए, यानी एक बार कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो विराम में है तो विराम में ही रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, यानी कि जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी वो अगर बॉल को फेंक दिया ना एक बार गति में, तो वो गति में ही रहेगी फिर हमेशा। अगर एक बार कोई चीज रखी हुई है विराम में, तो वो विराम में ही रहेगी हमेशा। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल भी सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, सबनम, धर्मवीर, ठीक है, वसंत, तो सभी लोग बेटा। तो याद रखना, जब तक उसके ऊपर कोई बल ना लगाया जाए। जैसे मैं इसको लिख देता हूं, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
if any object is in the motion or rest, then it will continue in the same state. It will continue in the same state until the external force is not applied. Until the external force is not applied. ठीक है, लिखो इस नियम के अनुसार, कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। क्लियर? तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसी को हम कहते हैं बेटा, याद रखना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और यही बात तो हमारी इनर्शिया में भी कही गई थी कि भाई कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यही तो इनर्शिया था उसके अंदर की प्रॉपर्टी, यही न्यूटन ने बोला। अब तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, यस यादव, राम राम भैया। अब बच्चे बोलते हैं सर एक बात बताओ कि जैसे बॉल है, बॉल को फेंकते हैं तो वो रुक तो जाती है थोड़ी दूर चलने के बाद, उसको तो किसी ने नहीं रोका। नहीं बेटा, रोका है। जैसे क्रिकेट की बॉल है तो बैट से मारा, वो खुद दूर जाके रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है सर? नहीं बेटा, न्यूटन के नियम को कोई फेल नहीं करेगा। न्यूटन ने कहा कि अगर एक बार गति में हो जाए तो गति में ही रहेगी फिर वो हमेशा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, न्यूटन के नियम को फुल नहीं करेगी। पता है क्यों रुक गई? वो बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद इसलिए रुक गई मेरे बच्चों, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा है? अर्थ के ऊपर जब वो जा रही है, पृथ्वी के ऊपर, तो घर्षण बल लगा है। क्या लगा है? जब वो बॉल जा रही थी किसी फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, जब वो बॉल जा रही थी तो सामने से एक क्या लग रहा था? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, इसीलिए वो बॉल रुक गई। सामने से उस बॉल के ऊपर क्या लग रहा था? घर्षण बल लग रहा था, इसलिए वो बॉल रुक गई। अगर घर्षण बल नहीं होता तो बॉल कभी नहीं रुकेगी, ये बात लिख लो। ठीक है काजल कुमारी, कोई बात नहीं बच्चा, लेट हो तो देखो, अगर घर्षण बल नहीं होता, सामने बॉल जा रही है तो ये गति में ही रहेगी। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, कई बार पूछा जाएगा, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बॉल क्या होगी? इमीडिएट रुक जाएगी या कभी नहीं रुकेगी? तो याद रखना बेटा, कभी नहीं रुकेगी। अब न्यूटन कहता है कि बल लगेगा तभी वो अपना क्या हुआ है? मोशन से रेस्ट में हुई है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो इस वजह से बॉल रुकी है, अदरवाइज बॉल कभी भी आपकी रुकती नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और आज हम पढ़ते हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक, क्या आपको बेटा फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। बस स्टेटमेंट याद रखना, ये कथन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये बात आप लोग याद रखना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा विशाल कुमार जी? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। सर आरोही क्या कह रहे हैं? सर चेक करें देन कंटिन्यू। आरोही क्या कह रहे हो बेटा? समझ नहीं पाए हम। चलो अब सुनो ध्यान से, एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज हम, बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा ये टॉपिक भी। फिर उसके बाद सेकंड लॉ आएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर सेकंड लॉ आएगा क्या? नहीं, सेकंड लॉ से पहले एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, और वो होगा हमारा मोमेंटम। क्या होगा बेटा? बोलो बोलो, मोमेंटम लिखिएगा। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा उससे हम कहेंगे मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होगा? संवेग। ठीक है, और इसका सिंबल जो होता है मोमेंटम का, वो क्या होता है बेटा? पी होता है। सिंबल का मतलब प्रतीक। किससे दर्शाते हैं मोमेंटम को? संवेग को पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा? पी से दर्शाते हैं। क्लियर है?
अब एक बात, छोटी सी बात सुन लीजिए, 5 मिनट के लिए आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मोमेंटम को किससे दर्शाते हैं? पी से, सिंबल। अब जरा सुनिएगा, ठीक है? अब सुनो बेटा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, ऐसे ये छोटी सी गाड़ी है, एक छोटी सी गाड़ी है मेरे पास, और एक है बड़ी गाड़ी, एक है ये बड़ी गाड़ी। यानी इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है और इसका मास जो है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। तो एक बात बताओ, और इनका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है, वेग, वो समान है। वेलोसिटी क्या है? वेग सेम है, सेम। अब तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, अचानक से एक बच्चा सामने आ जाता है, दोनों गाड़ी चल रही है अपना आराम से चल रही है दोनों गाड़ी, अचानक से एक बच्चा सामने आ जाता है, किस गाड़ी के कारण बच्चे पर ज्यादा चोट लगेगी? जो जिसका मास कम है या जिसका मास ज्यादा है? हालांकि वेग बराबर है, एक छोटी सी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी है, एक, दोनों तेज तेज चल रही है, मतलब बराबर बराबर चल रही है। ठीक है, बोलो, याद रखना, दोनों बराबर बराबर तेज चल रही हैं, बस एक एक बच्चा सामने से आ जाता है, तो किस गाड़ी से ज्यादा चोट लगेगी बच्चे को? छोटी गाड़ी से या बड़ी गाड़ी से? बताओ, बताओ बेटा जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत बढ़िया। तो याद रखना, आप बोलोगे सर जो बड़ी वाली गाड़ी है, यानी जिसका मास, मास का मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके कारण बच्चे को ज्यादा चोट लगेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बड़ी वाली गाड़ी से ज्यादा चोट लगेगी बेटा, जिसका नहीं, इक्वल नहीं लगेगी यार। एक तो खिलौना है छोटी सी गाड़ी, और वो भी बराबर बराबर चल रही है, और बड़ी गाड़ी भी बराबर बराबर चल रही है, यानी वेग सेम है, वेलोसिटी सेम। तो बड़ी वाली जो गाड़ी है उससे ज्यादा चोट लगेगी जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, मास। ठीक है, चलो अब मैं दूसरी केस, ये तो केस 1 था, ये क्या था? केस 1। अब चलो दूसरे केस की बात करते हैं बेटा। एक और चीज पूछ रहा हूं, बताओगे? एक और चीज, अब जो है, अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों ही गाड़ी बराबर की हैं। ये जो गाड़ी है इसका मास बिल्कुल बराबर है, दूसरी वाली जो गाड़ी है इसके मास के बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है? बराबर। यानी दोनों का मास जो है, द्रव्यमान, वो सेम है। मास का मतलब द्रव्यमान जो है वो क्या है बेटा? बराबर। अब बताना आप लोग मुझे, लेकिन एक चल रही है धीमे धीमे, वेलोसिटी अलग अलग है, वेग जो है वो क्या है? अलग अलग। वेग जो है वो क्या है? अलग अलग है। यानी एक धीमे धीमे चल रही है, एक तेज चल रही है। अब एक बात बताओ, दोनों बराबर की हैं, मान लो दोनों स्कॉर्पियो हैं, दोनों स्कॉर्पियो गाड़ी है, एक तेज चल रही है बहुत तेज, बहुत स्पीड में, और एक धीमे धीमे चल रही है। किस गाड़ी से ज्यादा चोट लगेगी? जो तेज चल रही है, जो धीमे चल रही है? अब बताओ, मास सेम है, मास अलग अलग नहीं है, बताओ बेटा क्या होगा? बताइए, सभी लोग बताइए बेटा। उसका कोई मतलब नहीं होता टिटकेसर साहू जी कि वो पी सिंबल है तो पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेलोसिटी को वी से करते हैं, तो अपना अपना सिंबल है। म्यू को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से करते हैं, तो सिंबल है, बस आपको याद रखना पड़ेगा। अब बताओ किससे ज्यादा चोट लगेगी? जो तेज चल रही है, जो धीमे चल रही है? आप बोलोगे सर जो फास्ट चल रही है, यानी जिसका वेलोसिटी ज्यादा है, जिसका वेग ज्यादा है, उस गाड़ी से बच्चे को क्या होगा? ज्यादा चोट लगेगी। जिसका वेग, वेग का मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उस गाड़ी, उससे बच्चे को ज्यादा चोट लगेगी। सीधी सी बात है, बस खत्म हो गया टॉपिक हमारा। मोमेंटम यही होता है बेटा, मोमेंटम का मतलब होता है चोट का लगना। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? चोट का लगना। क्या कहलाता है हमारा? मोमेंटम कहलाता है चोट का लगना। चोट का लगना क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। खत्म। यानी मोमेंटम किसके बराबर आता है बेटा? मोमेंटम बराबर होता है पी बराबर मास गुणा वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान, इन दोनों चीजों का गुणा कर दो। मास का किस में कर दो बेटा? वेलोसिटी में गुणा कर दो। यही हमारा क्या आ जाता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी बराबर एम गुणा वी। खत्म कहानी। यानी मोमेंटम कितनी चीजों पे डिपेंड करेगा बेटा? दो चीजों पे डिपेंड करेगा। संवेग जो है हमारा कितनी चीजों पे डिपेंड करेगा? दो। एक हमारा द्रव्यमान पे करेगा, एक संवेग जो है वो किस पे करेगा? द्रव्यमान पे करेगा, मास पे। और दूसरा किस पे करेगा? वेग पे। वेग का मतलब वेलोसिटी। यानी कब कब बच्चे को ज्यादा चोट लगेगी? जब गाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा होगा, मास, और जब गाड़ी का क्या होगा? वेग। वेग, वेग का मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो मोमेंटम का फॉर्मूला किस किस को समझ में आ गया? मोमेंटम का सूत्र क्या होता है संवेग निकालने का? द्रव्यमान गुणा वेग। यानी मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। यानी अगर मैं मान लो भगने लग जाऊं तो मेरा मास कितना है? द्रव्यमान में कितनी तेज भग रहा हूं, उसकी वेग,
वेलोसिटी, दोनों को गुणा कर दो, वो मेरा क्या होगा, वो मोमेंटम होगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो मोमेंटम का सिर्फ डेफिनेशन इतना है कि चोट का लगना, किसी वस्तु को, किसी बच्चे को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को कितना चोट लगी है, कितना फोर्स के कारण, बल के कारण कितना लगी है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है अंजलि जी, ऐसी शादी बिल्कुल मत करना जिसमें वो आपसे स्कॉर्पियो मांगे। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, बताओ। सभी लोग बताएंगे इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखो बेटा, मास का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक केजी, और वेग का मात्रक जो होता है वेलोसिटी का, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। आसिक हुसैन जी, बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है बच्चा, याद रखेंगे। तो केजी मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। और एक बात याद रखना, मोमेंटम जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। लिखो, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, सदिश राशि होती है। जैसे बल होता था ना सदिश राशि, सदिश किसे कहते हैं बेटा, जिसमें परिमाण भी होता है और जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन, दिशा। तो ऐसी चीजों को सदिश कहते हैं। तो लिखो, संवेग एक, संवेग एक सदिश राशि है। क्या है बेटा, संवेग एक सदिश राशि है, ये लिख लीजिए। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीजें मोमेंटम के बारे में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोमेंटम कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, तो आंसर क्या आएगा, मोमेंटम करता है संवेग दो चीजों पे, एक द्रव्यमान पे, मास पे, और एक वेलोसिटी पे। ठीक है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो। मोमेंटम का मतलब होता है चोट का लगना। बस छोड़ देते हैं अब आपकी क्लास। अब इससे आगे बस इतना याद रखना, सदिश राशि है। सदिश उसे कहते हैं जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। परिमाण भी होता है और दिशा, यानी मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा, और क्या होता है, डायरेक्शन। और यूट्यूब पर डेली सुबह क्लास होती है 10 बजे। कौन कौन आता है एक बार कमेंट करके बताना। मैं तुमको मैसेज करता हूँ फिर भी नहीं आते हैं आप लोग। ठीक, तो सुबह वाली क्लास में ऐसा होता है यूट्यूब पर कि आपको बेस्ट क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराते हैं, जिससे आपसे प्रैक्टिस हो जाती है बेटा। कभी कभी जैसे मैग्नेट के क्वेश्चन करवाए आज मैंने, बेहतरीन वाले मैग्नेट के क्वेश्चन, चुम्बक के 20-22 क्वेश्चन करवाए, तो उनको एक बार देख लिया करो आप लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इससे आगे पढ़ेंगे, सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ, दूसरा नियम होगा, थर्ड लॉ होगा बेटा हमारा। ठीक है, तीसरा नियम होगा, और बहुत सारी बातें करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे कल की क्लास में, हम बोलो न्यूमेरिकल करेंगे। इसके जितने भी बन सकते हैं इस चैप्टर से, कल मिलते हैं आपको। कल से फिर से वही टाइमिंग होगा, 11 से लेकर 12 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। और यूट्यूब पर ध्यान दें, थोड़ा सा 10 बजे आपको आना है। ठीक है, याद रखेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा, सीजीएस यूनिट भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा आपका, केजी को क्या कहते हैं हम, ग्राम कहते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस में क्या होता है, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, ग्राम हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। तुकाई विश्वास जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को आना है जो नहीं आते हैं। ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट हो अगली क्लास में मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर 11 बजे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।